मैंने अभी आपको 2 दिन पहले कहानी सुनाई थी जिसमें 19 नवंबर 2025 को गोरखपुर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जो कि जौनपुर में एक वृद्धाश्रम में रह रही थी, उसकी मौत हो गई थी। और जब 20 नवंबर को उसकी लाश उसके गांव जाती है तो उसके परिवार वाले उसकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं करते, क्योंकि 23 नवंबर 2025 को उसके पोते की शादी थी। अगर वो शादी से पहले अंतिम संस्कार कर देते तो शादी हो नहीं पाती। इसीलिए उसके तीनों बेटे मिलके क्या करते हैं, अपनी माँ की लाश को एक नदी किनारे पे ले जाकर जमीन में गाड़ देते हैं और वो फैसला करते हैं कि शादी के बाद उसकी लाश को जमीन से निकालेंगे और फिर पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करेंगे। और जब ये मैंने कहानी सुनाई थी तो सभी लोग चौंक रहे थे कि आखिर ऐसा भी कहीं होता है जहां बेटे की शादी के लिए अपनी माँ की लाश को जमीन में गाड़ दिया और शादी के बाद अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार करेंगे। दोस्तों, जब ये कहानी सामने आई तो लोग कहने लगे कि ऐसे ऐसी संतानें भी हैं, मतलब ऐसी ऐसी औलाद भी है जो कि अपने माता पिता के साथ अंत समय में उनका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से भी नहीं कर रहे। दोस्तों, सभी लोग चौंक गए थे ये कहानी सुनकर, लेकिन आज की कहानी उससे 4 कदम आगे है। और आप जब आज की कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, कोई भी अपने माता पिता का साथ क्यों नहीं दे रहा है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले से। और श्रीवस्ती जिले का ही एक थाना लगता है, थाना एकोना। और एकोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है खोवा पोखर। और खोवा पोखर गाँव में क्या होता है, 23 नवंबर 2025 की सुबह जब गांव के लोग अपने अपने खेतों में जा रहे थे तभी उनकी नज़र पड़ती है झाड़ियों की तरफ। और झाड़ियों में देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई पड़ा हुआ है। इसीलिए गांव वाले क्या करते हैं, झाड़ियों के पास जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि आखिर कौन है। तब जाके उन्हें पता चलता है कि वहां पे एक नहीं बल्कि 2 लोग पड़े हुए हैं और वो दोनों ही लोग गांव के ही हैं। उन दोनों लोगों का नाम बताता हूं मैं पहले आपको। इसमें पहले थे गांव के पूर्व प्रधान रोशन खां, जिनकी उम्र 80 साल के आसपास है, और उनकी पत्नी बसीला, जिसकी उम्र 60 साल के आसपास है। अब जैसे ही गाँव के लोग उन्हें देखते हैं कि प्रधान जी कि झाड़ियों में पड़े हुए हैं और उनकी पत्नी भी झाड़ियों में पड़ी हुई है, तो सभी लोग क्या करते हैं, तुरंत ही प्रधान जी को बाहर निकालते हैं। प्रधान जी के शरीर पे चोट के निशान थे, उनकी पत्नी के शरीर पे भी चोट के निशान थे और ये दोनों बेसुध पड़े हुए थे। इसीलिए गांव वाले क्या करते हैं, आनन फानन में इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर को चेक कराते हैं। डॉक्टर जैसे ही नब्ज पकड़ता है तो वो तुरंत बता देता है कि ये दोनों तो मर चुके हैं और इन्हें मरे हुए समय भी हो गया है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है पूरी ठंडी पड़ी हुई है और अकड़ने लग गई है। अब जैसे ही प्रधान जी के मरने की बात सामने आती है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और प्रधान जी के बारे में जानकारी लेना शुरू करती है। तब जाके पता चलता है कि प्रधान जी के 3 बेटे हैं, जिसमें पहले का नाम है हसीब खां, दूसरे का नसीब खां और तीसरे का नाम मुसीब खां। अब प्रधान जी की बॉडी को हिरासत में लेकर और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि प्रधान जी का गला दबा के उनकी हत्या की गई है और उनके ऊपर किसी चीज़ से बार बार किया है, जिसकी वजह से उनका शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब जैसे ही हत्या वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रधान जी के घर पे जाते हैं और उनके तीनों बेटों से जाके मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपके माता पिता वहाँ पे झाड़ियों में कैसे पहुँचे। तो ये तीनों बच्चे बोलते हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कल रात को हमारे माता पिता ने हमारे साथ में खाना खाया था, खाना खा के ये दोनों अपने कमरे में जाके सो गए, हम सभी लोग अपने अपने कमरे में सो गए। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा, जब सुबह तुम लोग उठे तो तुमको अपने माता पिता घर में मिले या नहीं मिले? तो ये दोनों कहते हैं हमको तो कोई नहीं मिला, हमने जैसे ही उनके कमरे में गए तो वहाँ पे ये थे नहीं, हमने सोचा शायद खेत की तरफ गए होंगे। पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने उनसे फ़ोन करके या कैसे भी जानकारी लेने की कोशिश की कि वो खेत पे कैसे गए? वो हमें तो नहीं पता। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता की मौत जो है रात को ही हो चुकी थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ पता चल रहा है, और तुमने कहा कि सुबह तुम उठे तो तुम्हारे माता पिता घर में नहीं थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता वहाँ पे रात को जाएंगे खेतों में और वहाँ पे जाके कोई उनके ऊपर हमला कर देगा, फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो बात है। अब जब पुलिस वाले अपनी बातों को
उन तीनों से पूछ रहे थे तो तीनों लोग जो है अपने अपने जवाबों को बदल रहे थे। और जब ये तीनों अपने अपने जवाबों को बदल रहे थे तो पुलिस को जो है इन तीनों के ऊपर शक हो जाता है। और जब इन तीनों के ऊपर शक हो जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इन तीनों बेटों से अलग अलग बैठा के बात करते हैं। और जब इन तीनों बेटों से अलग अलग बैठा के बात करते हैं तो तीनों लोग कुछ ना कुछ अलग अलग बात बताते हैं। और जब इन तीनों की बातें पकड़ी जाती हैं तो पुलिस वाले इनके साथ सख्ती बरतते हैं। और सख्ती बरतने के बाद पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सामने आती है और पता चलता है कि इन तीनों बेटों ने ही मिलके अपने माता पिता की हत्या की है। अब हत्या क्यों की है दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ। दरअसल जो रोशन खां हैं, पूर्व प्रधान गांव के, उन्होंने 2 शादियां की थी और उनकी पहली पत्नी से उनको हसीब खां और नसीब खां हुए। कुछ समय बाद इनकी पहली पत्नी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये शादी करते हैं बसीला से। बसीला विधवा थी और उसको अपने पहले पति से एक बेटा था जिसका नाम था मुसीब। और मुसीब जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। अब ये तीनों बेटे एक ही घर में रहते थे और रोशन खां उनकी पत्नी एक साथ रहते थे। लेकिन जो पूर्व प्रधान हैं दोस्तों, उनके पास संपत्ति बहुत सारी थी। बहुत सारी संपत्ति के साथ साथ इकोना कस्बे में मेन चौराहे पर ही इनकी दुकान थी 3। और तीनों दुकान की कीमत बहुत अच्छी थी। और उस दुकान को जो है रिंकू नाम का एक आदमी से चला रहा था। रिंकू उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी, जो कि एक वकील भी था। वकील कई सालों से इनकी दुकान को चला रहा था। अब वकील कई साल से चला रहा था, दुकान की कीमत बढ़ रही थी, तो वकील को लगता है कि क्यों ना इन तीनों दुकानों को मैं ही कब्जा लूँ। अब मैं इसको कब्जा लूँगा, इन तीनों दुकानों की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, ना ही किराया देना पड़ेगा और बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए त्रिपाठी क्या करता है, वो इनके तीनों बच्चों को लालच देता है। सबसे पहले वो जाता है मुसीब के पास, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। और वकील को जो है इनके घर की सारी बातें पता थी। इसीलिए वो मुसीब से कहता है कि देखो, तुम हो सौतेली, तुम्हारा बाप मर जाएगा तो उसके बाद तुम्हें नहीं मिलनी पाई, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई जो हैं बड़े वाले वो उसके सगी औलाद हैं, और तुम हो सौतेले, तुम्हें ये धक्का मार के लात मार के घर से बाहर कर देंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक फ़ायदे की लाइन बता सकता हूँ। वो कहते हैं बताओ क्या फ़ायदे की लाइन है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और तुम्हारी पसंद की एक मोटरसाइकिल दूंगा। तुम अपने बाप को मार दो और अपने दोनों भाइयों को इस प्लान में शामिल कर लो। इसके बाद ये तीनों दुकान जो हैं इन्हें मैं अपने पास रख लूँगा और तुम तीनों भाइयों को 10-10 लाख रुपए दूंगा और तुम्हारे माता पिता की जितनी संपत्ति हैं वो तुम तीनों के पास आ जाएंगी और तुम आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है वो तुम्हें चवन्नी नहीं देगा। तुम लोग दर दर की ठोकर खाओगे, मेहनत करोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे बाप के पास बहुत सारी संपत्ति है, वो पूर्व प्रधान था तो उसने बहुत पैसे कमाए थे। अब तुम चाहो तो देख लो, मौका है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, 10-10 लाख रुपए तो मैं दे दूंगा और इस दुकान की जो रजिस्ट्री वगैरह है उस सारा खर्चा भी मैं ही देख लूँगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, 10-10 लाख रुपए और जो सबसे छोटा बेटा है उसके लिए एक मोटरसाइकिल। ये तीनों भाई जो है तैयार हो जाते हैं माता पिता की हत्या करने के लिए। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, 22 नवंबर 2025 की रात होती है, सब लोग मिल बांट के खाना खाते हैं और उसके बाद जो इनके माता पिता हैं, जिसमें रोशन खां और बसीला, ये दोनों जो हैं जब अपने कमरे में चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो ये तीनों भाई क्या करते हैं, तीनों भाई बांस और डंडे ले लेकर आते हैं और अपने माता पिता के ऊपर बांस और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इनके माता पिता समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है, इनके बच्चे ने क्यों मार रहे हैं, वो अचेत हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भाई मिलके अपने माता पिता का गला दबा देते हैं, जिससे कि वो दोनों मर जाते हैं। फिर रात को देखते हैं कि गांव में कोई है तो नहीं, गांव में कोई नहीं था, सन्नाटा था। इसके बाद ये अपने माता पिता की लाश को कंधों पर रख के चुपचाप घर से निकल जाते हैं और घर से थोड़ी ही दूरी पे जहाँ खेत चालू हो जाते हैं वहाँ पे झाड़ियाँ थीं, वहाँ पे आके फेंक देते हैं और घर पे आके चुपचाप सो जाते हैं और वकील को फ़ोन करके कहते हैं कि हमने काम कर दिया है, हमारे माता पिता दोनों की हत्या कर दी है। अब वकील इनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुकान के पैसे मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, संपत्ति तुम तीनों बांट लेना, मज़े करना जीवन की। लेकिन दोस्तों इन तीनों की प्लानिंग जो थी बहुत ख़राब थी, तीनों भाइयों की प्लानिंग जो थी बहुत ख़राब थी और वकील की प्लानिंग भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी की वजह से पुलिस को तीनों भाइयों के ऊपर शक हुआ। शक होने की वजह से तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया
और जो प्रभाकर त्रिपाठी है वकील, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी, वो रोजाना एक अंडा देती थी। अब रोजाना एक अंडा आ रहा था तो जो उसका मालिक था उसे आ जाता है लालच, और लालच आ जाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना सारे अंडे एक साथ निकालूं, इसीलिए वो मुर्गी को काट देता है, और काटता है तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही ये तीनों बच्चे थे। इन तीनों बच्चों को भी ये लगा कि हमारे माता पिता के पास तो बहुत सारी संपत्ति है, हम उसे हत्या लेंगे, माता पिता को मार दो, उसके बाद सारी संपत्ति हमारी, उसके बाद मजे की ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन दोस्तों, ये अगर अपने माता पिता की सेवा करते तो उनके बाद तो सारी संपत्ति इनकी होनी ही थी, लेकिन इन लोगों ने लालच कर दिया कि जल्दी से आ जाए। इसकी वजह से अब ना इनको संपत्ति मिली, ना कोई दुकान मिली, ना 10 लाख रुपए मिले, ना मोटरसाइकिल मिली, इन्हें मिली जेल। अब ये जेल में ज़िंदगी काटेंगे। और वहीं वो वकील ने भी लालच किया था कि वो दुकानों को हड़प लेगा। वकील ने ही प्लानिंग की थी इनके साथ में कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके अपने माता पिता को मारो। अब वकील भी जेल में, अब उसको भी दुकान नहीं मिली, अब किसको क्या मिला। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, इससे थोड़ा दूर रहिए। मेहनत से कमाएंगे तो अच्छे चल के जाएंगे, लालच करेंगे तो जेल भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, जरा आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।